अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फंडामेंटल फोर्सेस और फंडामेंटल इंटरेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जब पार्टिकल फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। और फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ने या समझने से पहले आपको स्टैंडर्ड मॉडल का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड मॉडल में एक तरफ आपके पास सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं और दूसरी तरफ उसके दूसरे हिस्से में आपको फोर्सेस दिखाई गई हैं। जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड मॉडल का लेक्चर दिया था उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके उस पर क्लिक करें और आपको 2 मिनट में स्टैंडर्ड मॉडल समझ आ जाएगा कि स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है। तो चलने अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस पे बात हो रही थी, तो फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं उसके अंदर अगर आप जाके देखें तो आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, वीक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब हम इन फोर्सेस के ऊपर बात करते हैं तो इन फोर्सेस के ऊपर बात करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसको हम फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस क्यों कहते हैं। वो हम इसलिए कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट वो सब स्थान है। मिसाल के तौर पे आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाकर कहते हैं कि जी मुझे 1 केजी आलू चाहिए। क्या हो सकता है कि बाज़ार जाके कहें कि मुझे 1 मीटर आलू चाहिए? इस तरह नहीं हो सकता। तो सिमिलर वे से आपके पास जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनको मज़ीद रिड्यूस हम एक दूसरे में नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरह के जो कि नॉन रिड्यूसेबल होती हैं, दैट डू नॉट अपीयर टू बी रिड्यूसेबल टू मोर बेसिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहते हैं कि द फोर्सेस दैट डू नॉट बी reducible to more basic interaction। ठीक है, या हम इसको हम कहते हैं तो फंडामेंटल इरेक्शन आर आल्सो नोन एज अ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है, मैंने आपको समझाने के लिए ये कहा है, द फोर्सेस दैट डू नॉट बी रिड्यूसेबल टू मोर बेसिक इंटरेक्शन। उसके बाद आइए हम चलते हैं आगे। आपके पास सबसे पहले जिन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे वो हम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। तो चलें हम 1 बाई 1 हम ये करते हैं। अब ये जो फोर्सेस मैंने ये बेसिक फोर्सेस की डेफिनेशन बताई है, ये 4 तरह की स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वीक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की। जिस तरह आप ये मान लें कि ये आपके पास अगर ग्रेविटी है, ग्रेविटी और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक हो गया। तो आप ये देखें ये दोनों फोर्स क्या करती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ठीक है, यानी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती हैं वो दोनों लॉन्ग रेंज कहलाती हैं। वो क्यों कहलाती हैं आप ये कर लें यहाँ पर कि ये फॉर एग्जांपल एक सन है और यहाँ पर हम ये कर लेते हैं अर्थ है। ठीक है, अब सन और अर्थ का आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक हो गया, ये जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये दोनों कौन सी फोर्सेस हैं, ग्रेविटी लॉन्ग रेंज फोर्स है। उसके बाद आते हैं हम आपके पास मज़ीद। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा है कि आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज ये इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, उन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के ऊपर।
उसके बाद हम क्या किस चीज़ पर आते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों है, सबसे पहले आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझें। हम ये कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अब जब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस क्यों आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये मैं दोबारा फिर बना देता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इन सब को रिपेल करना चाहिए। जब रिपेल करेंगे तो इन प्रोटॉन्स को बाहर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बाहर नहीं आता। ये बाहर ये क्यों नहीं आते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पास वीक फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये मान लें कि ठीक है, ये प्रोटॉन, अब ये मान लें कि आपका जो न्यूक्लियस है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, जब बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो मान लीजिए उनकी रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जब उनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है तो होता ये है कि जो ये बड़ा होता है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। जब न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ जाती है तो आपको पता है कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ एलिमेंट सामने पढ़े हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। जिस तरह इनसे कुछ रेज निकलना शुरू हो जाती हैं, बीटा डिके कहते हैं। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ रेज़ निकलना शुरू हो जाती हैं। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव डीके की तरफ जाता है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो बीटा, अल्फ़ा और गामा डीके की तरफ जाता है और इस फोर्स को हम ये कहते हैं कि ये वीक फोर्स है। ठीक है, तो और ये कौन सी ये होती है आपके पास, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत दूर तक नहीं होती फोर्स। ठीक हो गया। जो शॉर्ट रेंज फोर्स है उसकी कितनी होती है, ये होती है 10⁻³ मीटर तक। ठीक है, अब हम करते हैं कि क्लासीफाई। ठीक है, आपने ये समझा कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और आपके पास जो वीक फोर्स होती है। ठीक है, हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। ये दोनों क्या होती हैं, इनको हम शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। और आपके पास जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो कौन से होती हैं आपके पास, ये दोनों फोर्सेस आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं और हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या होती है, क्लासिफिकेशन इनकी मज़ीद क्या होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की। आपको मज़ीद समझ आएगी इससे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द
interaction in the nature. It is the strongest interaction in the नेचर। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि और ये जो इंटरेक्शन होती है ये कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये तो हमने बात पहले कर ली। ठीक है, कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, ये जिसको आप स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वार्क्स की वजह से होती है। ठीक है, ये क्वार्क्स के दरमियान पाई जाती है। सच जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये एटम है, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि पुराना कंसेप्ट है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्वार्क्स कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या आपके पास प्रोटॉन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है मॉडर्न फिज़िक्स में? ये क्वेश्चन मार्क्स है। नहीं, आप क्या कहेंगे? नो। तो प्रोटॉन कैसे मिलकर बनता है? प्रोटॉन आपके पास होता है अप क्वार्क प्लस अप क्वार्क माइनस डाउन क्वार्क। अब देखें इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये क्या होता है? +1 होता है। ये कैसे आता है? अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है +2/3 है, +2/3 है, -1/3 है, तो ये क्या आएगा? 2 + 2 - 1, 3/3 = 1। तो ये 3 क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बनता है। जब ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हेड्रॉन्स हैं। और इसी वजह से आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी आएगा, उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर उसका आंसर आएगा 0, तो वो न्यूट्रॉन यानी उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और ये कहाँ तक अप्लीकेबल होती है? ये होती है 10⁻⁻15 मीटर तक ये अप्लीकेबल होती है। और उसके बाद आप ये कह लें कि आपके मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिख लें फोर्सेस एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे उसका पहले स्ट्रेंथ कह लें, यहाँ पर उसकी थ्योरी कह लें कि, और यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 1 है। और थ्योरी क्या है? क्रोमोडायनामिक्स। और एक्सचेंज पार्टिकल क्या होगा? ग्लूऑन्स। ठीक है, देन आफ्टर आप ये काम करें और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसकी रेंज कितनी होती है? ये होती है 10⁻³ तक। और इसकी जो रिलेटिव थ्योरी थी वो क्या थी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और ये कौन से होते हैं? फोटॉन। ठीक है, उसके बाद आते हैं वीक फोर्स की जानिब। वीक फोर्स आपके पास इसकी कितनी रेंज है? 10⁻⁻12। ठीक है, और फ्लेवर डायनामिक्स और ये W एंड Z बोसॉन्स ये पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। और आपके पास आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर अभी तक रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक हम इसको क्या कहते हैं कि ये वर्चुअल है। ये 10⁻⁻41 इसकी रेंज होती है। और ये जियोडायनामिक्स होती है। जियोडायनामिक्स में इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और ये कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज करती है? ये करती है ग्रेविटॉन। तो इसको अगर हम मज़ीद करें कि अगर आपको एक लाइन के अंदर इसको करना पड़ जाए एक्सप्लेनेशन, तो आप क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल के बाद कौन सी है? वीक है। वीक के बाद कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग। तो ये थी फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी अट्रैक्शन और सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, इसको हम वजाहत करते हैं क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स आपके पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी ये दूसरे पार्टिकल से मिलके नहीं बनता, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन एटम की तरफ चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की तरफ, तो प्रोटॉन एक हाइड्रोनिक फैमिली से मिलके बनता है। प्रोटॉन हाइड्रोनिक फैमिली से मिलके कैसे बनता है, क्योंकि प्रोटॉन को हाइड्रोनिक फैमिली हम क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि ये इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं। ये अगर आप इस जगह पे आके देखें, ये वाले अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, 3 क्वार्क, यानी ये 3 क्वार्क से मिल के एक प्रोटॉन बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, हेड्रॉन फैमिली से। अब उस हेड्रॉन फैमिली के अंदर चले मैं यहाँ पर दोबारा ड्रा करता हूँ, एक क्वार्क है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है। ये 3 क्वार्क्स हैं। अब ये देखें, ये न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, ये डाउन अप, ठीक है। तो ये अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो जब ये एक दूसरे को, आप यहाँ पे देखें, ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सवाल आना चाहिए कि एक प्रोटॉन के अंदर या एक न्यूट्रॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 क्वार्क कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला, कोई जोड़ कर रखने वाला तो होगा ना, या ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम ये कहते हैं कि इन तीनों को जोड़ कर रखने वाला ग्लूऑन्स है। और ग्लूऑन्स क्या है, ये भी एक आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी इन ग्लूऑन की वजह से आपके पास क्या होता है कि एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब है कि ग्लूऑन किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना। ग्लूऑन का बेसिक काम क्या है, ये क्या चीज़ है कि ये इन प्रोटॉन क्वार्क को रोक के रखता है ताकि एक प्रोटॉन को जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हो सके और वो एग्जिस्ट करें। तो इसलिए इनको रोक के रखना कोई आसान नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास एक पार्टिकल आया, तो यहाँ पे अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये ग्लूऑन पार्टिकल है, जो कि यहाँ हमने देखा है ये कैसे एग्जिस्ट करता है। आगे आते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, उसकी रेंज के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के ऊपर, और उसको इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को क्या चीज़ होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या होती है कि हम ये कहते हैं कि इट इज़ इंटरेक्शन that acts between electrically charged particle. It is the interaction that acts between the electrically charged पार्टिकल्स, ठीक हो गया। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। और ये क्या है कि दिस फिनोमेना इंक्लूड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल मूविंग रिलेटिवली टू ईच अदर, इट हैज़ एन इनफिनाइट रेंज, ठीक हो गया। ये तो आपको पता है, और पहले भी बताया है कि जो आपके पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये इन्फिनाइट फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया। तो इसकी रेंज क्या होती है, ये 10⁻⁻3। उसके बाद आते हैं वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन जो भी होते हैं, वीक इंटरेक्शन का जो फिनोमेना होता है, वीक इंटरेक्शन, इसको अगर आपने समझना हो तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स क्या करते हैं, डीके करते हैं। ठीक है, ये वीक फोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे जब हमने पहले आपको बताया था कि आपके पास बहुत सारे, मिसाल के एक न्यूक्लियस है, वो बहुत बड़ा है, तो वो अनस्टेबल होता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो उससे मुख्तलिफ अल्फ़ा, बीटा और गामा जो होते हैं, ये रेज़ एमिट्स होती हैं। जब ये एमिट्स होती हैं तो होता वहाँ पर क्या है कि कुछ पार्टिकल उनसे वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो जो वीक इंटरेक्शन होती है, जो वीक फोर्स है, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और आखिर के अंदर आपके पास क्या आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो आपके पास होती है वीक फोर्स, इसकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻12 तक होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ द, हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को इट इज़ द वीकेस्ट इंटरेक्शन इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा वीक होती है। एंड ग्रेविटी आल्सो ऑलवेज अट्रैक्ट्स एंड नेवर रिपेल्स। ये तो आपको पता है कि जो आइंस्टाइन का लॉ था, F=ma आप कर लें, कि जो सेब ज़मीन की तरफ गिरा था, तो हम ये नतीजे भी अखज़ करते हैं कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये कभी रिपेल नहीं करती। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये इसकी जो रेंज होती है ये इन्फिनाइट होती है। और तीसरी बात जो है ये है कि इसके अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल्स है वो क्या है, ग्रेविटॉन। और आखिर में जो है इसकी रेंज जो है वो 10⁻⁻41 तक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।